की सरकार को जब भी इस तरह की बातें मैं करता हूँ, आपने सोच लिया है शॉपिंग मॉल्स के आने के 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 15 साल बाद क्या होगा? वो कहते हैं जी सोचना क्या है, जो होगा वो सामने आ जाएगा। तो इसका उल्टा सोचो कि जो ला रहे हैं शॉपिंग मॉल्स वो 50 साल की सोच कर आ रहे हैं, उनके पास पूरी प्लानिंग है अगले 50 साल की कि हम अगले 50 साल में क्या करेंगे भारत में और क्या करेंगे पाकिस्तान में, क्या करेंगे इंडोनेशिया, मलेशिया। तो वो 50 साल की प्लानिंग लेके आए, हमारे पास अगले 1 साल की भी प्लानिंग नहीं है और अंधे कुएं में कूदने को तैयार है सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पर, जिसका अपना इंटेलेक्चुअलिटी भी दांव पे लगा है, मनमोहन सिंह। जब ये व्यक्ति फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था तो गांधी जी की बात करता था, स्वदेशी स्वावलंबन। जितनी किताबें लिखी हैं मनमोहन सिंह ने, आप कोई भी पढ़ लीजिए, स्वदेशी स्वावलंबन पर। और जब से ये आदमी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ, ये अमेरिका के ही गुणगान गाता रहता हमेशा, और हर अमेरिकन कंपनी का भारत आना लेजिटिमेट सिद्ध करता रहता है। तो करेक्टर में कहीं तो प्रॉब्लम है। प्रोफेसर के रूप में जब ये आदमी पढ़ाता है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो स्वदेशी स्वावलंबन का सिद्धांत पढ़ाता है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल वो कहता है मेरी आदर्श किताब है। और एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जब ये काम करता है और एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो बिग इज ब्यूटीफुल हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कॉर्पोरेशन, बड़े बड़े प्रोजेक्ट। तो अभी पार्लियामेंट में भी लोगों ने चर्चा करना शुरू किया है कि हो ना हो ये आदमी कुछ फिशी है। और फिशी लोग कोई ऐसे नहीं होते जिनके सींग निकले होते, तो हमारे आपके जैसे ही होते हैं। डबल क्रॉस करने वाले भी ऐसे ही होते हैं। हो सकता है थोड़े दिन के बाद ये आदमी हिंदुस्तान को बाय बाय कहे कि मैंने जैसा करना था वैसा कर दिया, अब आपको नमस्ते, क्योंकि उसको करना था IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने पर वो कर रहा है बिना सोचे समझे। इस देश में अब वो कह रहा है कि रूपी को फुल कन्वर्टिबल कर देंगे। और मैंने ये जो 2-4 नाम लिए ना, जिम्बाब्वे का नाम लिया, इंडोनेशिया, ये सब कन्वर्टिबिलिटी में ही डूबे। 1 लाख करेंसी $1 के बराबर हो गई जिम्बाब्वे में। 3 साल पहले उन्होंने जिम्बाब्वे में फुल कन्वर्टिबिलिटी लाया था। इंडोनेशिया में हमारी आंखों के सामने 6-7 साल पहले फुल कन्वर्टिबिलिटी लाया, तो 19,000 इंडोनेशियन रुपया $1 में आ गया। भारत में भी यही चर्चा चल रही है कि फुल कन्वर्टिबिलिटी कर देंगे। इस तरह से इकोनॉमी को चलाने की बात हो रही, बिना ब्रेक की गाड़ी सर पर दौड़ रही और बिना सोचे समझे इतना अंधाधुंध कर्ज ले रखा है, इतना कर्ज ले रखा है कि एक राज्य का दम निकल रहा है ब्याज भरने। आपको मालूम है महाराष्ट्र राज्य पर 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज हो चुका है। अब महाराष्ट्र सरकार की जो टोटल इनकम है उसका 50% कर्जे के ब्याज नहीं जा रहा है और बचा हुआ 50% पगार देने में खर्च हो रहा है। अब ये महाराष्ट्र में विकास हो तो कैसे हो? तो जो भी कुछ छोटा मोटा करो, नया कर्ज लाओ, यही हालत देश की जो महाराष्ट्र की। तो अब हम इसमें से तय करें कि हमको करना क्या। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये तय कर लें अपने देश के स्तर पर, आपके स्तर पर नहीं, मेरे स्तर पर नहीं, पूरा देश मिलकर ये तय कर ले कि जी हमको तो अमेरिका जैसा होना है, पूरा देश ये तय कर ले, तो मैं भी पूरी ताकत से इस देश को अमेरिका बनाने में लग जाऊंगा। गांव-गांव जाकर मैं व्याख्यान दूंगा कि भैया अमेरिका जैसे हो जाओ, भारतीयता छोड़ो, इस अमेरिका की तरह से ही जीना पड़ो। अगर पूरा देश ये तय करता है कि हमको अमेरिका जैसा होना है तो ठीक है, हम अमेरिकन हो जाए। तो सब कुछ सेंट्रलाइज करना पड़ेगा आपको, सब कुछ सेंट्रलाइज करना, छोटी से लेके बड़ी तक हर चीज। डिसेंट्रलाइज यहाँ कुछ नहीं चलेगा। शॉपिंग मॉल्स भी बनाने पड़ेंगे, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी खोलने पड़ेंगे, फिर हिंदुस्तान को उसी तरह से रीशेप करना पड़ेगा जैसे अमेरिका में है। इकोनॉमी को तो करना ही पड़ेगा कम से कम, और इकोनॉमी सोसाइटी से कोई अलग नहीं होती है, तो सोसाइटी को रीशेप करना पड़ेगा। जिस मेंटल स्ट्रेस में एवरेज अमेरिकन और यूरोपियन रहता है, उस मेंटल स्ट्रेस में हिंदुस्तानी को सिखाना पड़ेगा कि इतने स्ट्रेस में तुम भी रहो। वहां न्यूक्लियर फैमिली है, सिंगल फैमिली, तो जैसे वो रहते तुम रहो, माता पिता को छोड़ो, मौसा मौसी को छोड़ो, फूफा फूफी को छोड़ो, अकेले रहो। और अकेले रहो तो उसका टेंशन झेलो। छोटे बच्चे हैं तो क्रैश में देके आओ, कौन खिलाएगा आपके बच्चों को घर? प्रेस करानी है तो जाओ 50 मील कार दौड़ा के, दूध लाना है तो हफ्ते भर का एक साथ लेके आओ, ताजा दूध क्यों पीते हो? और अमेरिकन जीवन शैली में आओ तो खाना रोज क्यों बनाओ, हफ्ते भर का बनाओ, फ्रीजर में भर के रखो, रोज गर्म करके खाओ। तो या तो हम पूरे उनके जैसे हो जाएं। मेरा ये मानना है कि आधे अधूरे में काम गड़बड़ होता है।
आधे हम हिंदुस्तानी हैं, आधे अमेरिकन हैं, तो खिचड़ी हो जाएगी। इसमें से रास्ते नहीं निकलते। या तो पूरे अमेरिकन हो जाएं, यूरोपियन हो जाएं, उसमें कोई बुराई नहीं है, या तो शुद्ध हिंदुस्तानी और भारतीय रहे। ये बीच की खिचड़ी नहीं चलेगी कि 10-15% हिंदुस्तान तो अमेरिकन स्टाइल में जिए और 70-80% हिंदुस्तान गरीबी में रहे। तो फिर आपको वर्ग संघर्ष झेलना ही पड़ेगा और आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ता ही जाएगा। आप ये कल्पना करके हमेशा सूरत किसानों को समझ में आ गया तो पूरे नागपुर को लूट ले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ना कोई पुलिस काम आएगी, ना आर्मी आपको कुछ कर पाएगी। पिछले 15 साल में ग्लोबलाइजेशन में जो सबसे खतरनाक चीज हुई है कि अमीर इतने अमीर हो गए हैं और गरीब इतने गरीब हो गए हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10,000 गुने से ज्यादा बढ़ गया है। सबसे गरीब आदमी और सबसे अमीर आदमी के बीच में 10,000 गुने का अंतर आया पिछले 15 साल। हम इस देश में ऐसे भी लोगों को देख रहे हैं जो एक दिन में 70,000 80,000 एक दिन में नहीं कमा पाते और उसी में अपनी जिंदगी चलाने के लिए अभिशक्त है। तो समाज में दो वर्ग अगर आपने बना दिए, एक हैव नॉट्स का और एक हैव्स का, तो संघर्ष होना अवश्यम भावी है। उसमें कोई लॉ नहीं चलता है, कोई ऑर्डर नहीं चलता है, कोई आर्मी काम नहीं करती है, कोई मिलिट्री काम नहीं करती। नक्सलिज्म और उग्रवाद इस देश में जो बढ़ रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो ये आसाम में इतने ज्यादा नक्सलवादी क्यों खुखार हो रहे हैं। वो कहते हैं जी 60 साल गुरुगढ़ जैसे शहरों में सब सुविधाएं, ये कैसे चलने वाला है। तो बंदूक चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, गांव वालों को भी सिखा रहे हैं, गांव वाले उनका साथ दे रहे हैं और पुलिस को पीछे डिफेंसिव होकर हटना पड़ रहा है। अब तो चीफ मिनिस्टर भी सरेंडर कर चुका है नक्सलवादियों के सामने आसाम। तो अगर आप इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को मेंटेन नहीं रख सकते, अगर उसको बढ़ने ही देंगे तो थोड़े दिन में कोलैप्स हो जाएगा, सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और अगर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को आप कम करना चाहते हैं, ब्रिज करना चाहते हैं, तो आपको शायद इकोनॉमी का वो फेस देखना पड़ेगा जिससे भारत के सबसे अंतिम व्यक्ति को कोई लाभ होता। गांधी जी को मैं अपना गुरु मानता हूं, मार्गदर्शक, उसका एक ही कारण है, उन्होंने एक ऐसा सूत्र दे दिया जो हमेशा हमारे लिए राइडर का काम करता है। गांधी जी बोलकर गए कि दुनिया में कोई भी काम करो तो सबसे पहले आंखों के सामने उस सबसे गरीब आदमी का चेहरा देखो कि तुम्हारे काम से उसको कुछ फायदा होने वाला है तो करना, और ऐसा लगता है कि उससे उसको कोई फायदा नहीं तो कभी मत करना। और ये उन्होंने मुझे नहीं कहा था, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कहा। नेहरू जी ने जब गांधी जी को पूछा कि मैं क्या करूं इस देश में अर्थव्यवस्था के स्तर पर, तो एक ही उत्तर दिया था कि भारत के सबसे गरीब आदमी का चेहरा देखकर पॉलिसी बनाओ, उसको कुछ फायदा होता है तो करो, नहीं होता है तो छोड़ो। ये बहुत गहरी बात वो बोलकर चले गए। आज भी हमें यही देखना है कि शॉपिंग मॉल्स को सामने रखें, सबसे गरीब आदमी को इसमें घुसने के लिए भी जगह है क्या? हमारा भिखारी, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, तेल मालिश करने वाला, बाल काटने वाला, गांव का रहने वाला साधारण आदमी शॉपिंग मॉल में घुस सकता है, कुछ खरीदी कर सकता है? तो जरूर बनेगी। और अगर वो नहीं कर पाता है तो फिर ये 10-20 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए शॉपिंग मॉल बना दें और 70-80 करोड़ को खाने पीने को भी ना मिले तो ज्यादा दिन ये शॉपिंग मॉल टिकेंगे नहीं। इनको कोई बम ब्लास्ट करके उड़ाएगा और इनको लूट कर ले जाएगा। कोई सिक्योरिटी कभी नहीं बचा सकती किसी भी देश को अगर उसके लोग एक बार तय कर लें कि हमें यही करना है। क्या आर्मी, क्या एयरफोर्स, क्या नेवल फोर्स। आर्मी है कितनी? मुश्किल से 55 लाख कुल मिलाकर, और भारत के लोग 110 करोड़, कहां कंट्रोल होगा? पुलिस की व्यवस्था कितनी है? भारत में 10,000 लोगों पे एक पुलिस है, कैसे मेंटेन करेगा? 10,000 लोग हैं, एक पुलिस वाला है, क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेगा? तो हम थोड़ा रियलिटी की दुनिया में आए और अपने शहर से थोड़ा दूर निकलकर गांव की दुनिया को देखें तो समझ में आएगा कि शॉपिंग मॉल की क्या उपयोगिता है। मैं जो कि भारत में घूमता हूँ, गांव-गांव जाता हूँ, 50% से ज्यादा समय मेरा गांव में बीतता है, तो मुझे लगता है कि इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। उपयोगिता हो सकती है तो किसी और चीज की, वो ये कि ये छोटी छोटी दुकानें जो चल रही है 2 करोड़, इनकी संख्या हम बढ़ाएं, इनको थोड़ा एफिशिएंट कर लें, थोड़ी खराब दिखती है तो अच्छी कर लें, उनकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग कर दो दुकान चलाने वालों की कि देखो भैया अभी तुमको ट्रेनिंग दी जाएगी, तुम थोड़े बेहतर तरीके से साफ सुथरे कपड़े पहनकर बैठो, साफ सुथरे तरीके से बातचीत करना शुरू कर लो, प्रेजेंटेशन
प्रेजेंटेशन करना सीख लो, तुम्हारी चीज कैसे प्रेजेंट की जाती है वो सीख लो, कुछ खराब उस पर कवर है तो कवर अच्छा चढ़ा लो। ये तो मेरे समझ में आता है कि 2 करोड़ दुकानदारों को कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देके आप थोड़ा अच्छा बना दें, उनकी दुकानें भी सुंदर दिखने लगे, शोकेस भी उनके थोड़े सुंदर हो जाए, 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दें। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि 2 करोड़ को बिल्कुल साफ कर दें और उसकी जगह 2000 शॉपिंग मॉल्स खड़े कर। अभी एक आखिरी बात कह के मैं खत्म करता हूँ। मैं थोड़े दिन पहले पूना में था, तो पूना में आजकल बहुत शॉपिंग मॉल्स खुले हुए, तो एक शॉपिंग मॉल में मैं गया जो अभी हाल में खुला है। मैंने उनसे पूछा, भाई एक दिन में बिजली कितनी जलाते हो, एक दिन में पानी कितना खर्च करते हो? तो उन्होंने कुछ कैलकुलेशन बताया। मैंने पैरेलल कैलकुलेशन किया कि पूना का एक शॉपिंग मॉल 24 घंटे में जितनी बिजली जलाता है उतना पूना में 2000 घरों में जलती है। एक शॉपिंग मॉल 24 घंटे में इतनी बिजली जलाती है। तो मैंने कहा, भाई इतनी बिजली क्यों जला रहे हो? तो उनका क्या करें, हमारा डिजाइन ही ऐसा है कि सूरज की धूप नहीं आती। मैंने कहा, महामूर्ख, जिस देश में सूरज फोकट में मिलता हो, सूरज की धूप फोकट में मिलती हो, तुमने डिजाइन ऐसा किया क्योंकि इसमें सूरज की धूप ही ना आए। ये मूर्खता कोई अमेरिका वाला करे, यूरोप वाला करे तो समझ में आता है, क्योंकि 8 महीने सूरज निकलता ही नहीं है उनके देश में। यहाँ रोज सूरज निकल रहा है, एवरी डे इज संडे। जिस हिंदुस्तान में, वहां ऐसा डिजाइन कर लिया शॉपिंग मॉल की अगर बिजली नहीं जलाए तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा, तब तो तुम नाश मार दोगे इस पूना का। क्योंकि एक शॉपिंग मॉल 2000 घरों की बिजली जलाने लगे तो बाकी 2000 घरों का क्या होगा? सरकार क्या कहेगी, पहले बिजली शॉपिंग मॉल को देंगे क्योंकि ये 10 रुपए यूनिट दे रहे हैं, घर वाला 3.5 रुपए यूनिट नहीं दे रहा, उसको बिजली मिलेगी नहीं। तो संविधान ने तो सबको बराबर के अधिकार दिए हैं सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, तो शॉपिंग मॉल वाला बिजली जलाता रहे और 3000 घर वाले अंधेरे में बैठे हैं। तो मैंने कहा, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, पत्थर से ही तोड़ देंगे तुम्हारे शॉपिंग मॉल को किसी ने। तो कहने लगा, राजीव भाई आप ये बात बताने मत जाना किसी को कि हम इतनी बिजली जला रहे हैं कि 2000 घरों में जलती। मैंने कहा, मैं तो बताऊंगा, मेरा मुंह कैसे रोकोगे? तो मैं तो इसी काम के लिए पैदा हुआ। और एक शॉपिंग मॉल इतनी बिजली जला रहा है, 17 शॉपिंग मॉल पूना में खुल चुके हैं, उनकी कुल बिजली अगर आप कैलकुलेट करें तो 17 में 2000 का गुणा 34,000 फैमिलीज की बिजली शॉपिंग मॉल जला है। फिर मैंने पूछा, पानी कितना खर्च कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, पूना का एक आदमी जितना खर्च करता है उससे 300 गुना ज्यादा। पूना का एक आदमी एक दिन में जितना पानी खर्च करता है उससे 300 गुना ज्यादा का खर्च शॉपिंग मॉल में है। तो पानी कहां से लाओगे? बारिश का ही पानी है, इसके अलावा तो पानी नहीं। पूना के आसपास के किसानों को जिस दिन पता चल गया कि उनका पानी तुम खा रहे हो तो वो तुम्हारे पत्थर मार मार के हालत खराब कर देंगे। पानी का खर्च ज्यादा, बिजली का खर्च ज्यादा, दोनों ही वो पैदा करने की स्थिति में नहीं है। मैंने कहा, पानी अपना खुद बना लो, कहते बनता ही नहीं। कितना भी H2 और O2 मिलाओ, पानी बनता ही नहीं। हाइड्रोजन का सिलेंडर और ऑक्सीजन का सिलेंडर एक दूसरे में मिक्स कर दो तो भी पानी नहीं बनता। पढ़ाने को फालतू है, 2H2 + O2 = 2H2O, जिंदगी में होता ही नहीं है। पानी तो बारिश से ही आता है और वो भी नपातुला आता है, और बारिश भी लगातार कम हो रही है, पीने के पानी की जरूरतें बढ़ रही हैं। और मुझे तो सबसे ज्यादा तकलीफ ये होती है कि पूना, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में कुछ लोग जितना पानी अपने फ्लश में गिरा देते हैं उतने में हिंदुस्तान में 5 लाख हेक्टेयर खेती में चावल लगता है। जितना पानी एक बार हम यूरिनल में जाके पुश बटन करके गिरा देते हैं शहर में रहने वाले लोग, उतने में 5 लाख हेक्टेयर में चावल पैदा होता है। एवरेज एक आदमी नागपुर में, पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में, मद्रास में, सारे बड़े शहरों में एक दिन में 300 लीटर पानी फ्लश टॉयलेट में खत्म कर देता है। पीने में तो मुश्किल से 10 लीटर भी खर्च नहीं करता, फ्लश में 300 लीटर खर्च कर देता। ये हमने टेक्नोलॉजी लाई है यूरोप से। इससे अच्छे तो वो आदिवासी हैं जो मुश्किल से 200-250 ग्राम पानी लोटा में लेके जाते हैं और रोज अपना निपट के आ जाते हैं। अकल वाले तो हैं, हम मूर्खाधिपति, PhD, डॉक्टरेट, पता नहीं क्या क्या सब किए हुए, एक बार टॉयलेट रूम में गए तो पानी इतना गिराते हैं कि दिन भर में 300 लीटर उसी में चला जाता और वो रीयूज नहीं होता। ये याद रखिए। अभी यूरोप वालों को समझ में आया कि ये फ्लश सिस्टम तो बिल्कुल उल्टा पड़ गया, तो लंदन में फ्लश के पानी को रीयूज किया जा रहा है और हर करोड़पति को उसी